गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीजी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का जो एपिसोड है यह जियोमॉर्फोलॉजी का 8वां एपिसोड है। इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ प्रमुख सिद्धांत भी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ आनुमानिक है। तो यहां पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि जो भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ आनुमानिक है, यह किसे हम रिप्रेजेंट करते हैं या किसके द्वारा यह रिप्रेजेंट होता है। तो आपको ध्यान रखना, चट्टान रोध और स्थलाकृतिक रूप के बीच जो कमजोर सहसंबंध होते हैं, यही भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ आनुमानिक होता है। इसका तात्पर्य है कि जहां पर कमजोर सहसंबंध होगा वहीं पर खास करके यह भ्रंश रेखा बनने की संभावना बनती है। इस आधार पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दृढ़ रूप से आनुमानिक भ्रंश सक्रिय कगार है। अर्थात जो ये विकल्प दिए गए हैं इसमें से एक ऐसा विकल्प है कि जहां पर दृढ़ रूप से भ्रंश का सक्रिय कगार है, ऐसा आपको बताना है। तो कहां पर होगा, जहां के कह सकते हैं जो क्षेत्र है भ्रंश के आसपास का जो अध्यारोपित अपवाह का क्षेत्र होता है, यहीं पर खास करके हम इस प्रकार की गतिविधियों को देख सकते हैं। तो कह सकते हैं भ्रंश के पार अध्यारोपित अपवाह, यहां पर ही दृढ़ अनुमानिक भ्रंश का सक्रिय कगार होता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखा है, दो सामान्य भ्रंशों के बीच उत्थित जो सकराखंड होता है, ब्लॉक होता है, उसको हम क्या कहते हैं। वैसे तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक माउंटेन, लेकिन अगर दोनों तरफ भ्रंश घाटियां हैं और बीच में कोई अगर भाग उठा हुआ है तो उसको हास्ट पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, हास्ट पर्वत कहते हैं। तो हास्ट पर्वत भी एक प्रकार का कह सकते हैं ब्लॉक माउंटेन है, और इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिलता है या सिनाइन पेनिनसुला के पास मिलता है, जो मिस्र का पार्ट है, वहां पर ये काफी अच्छा देखने को मिलता है हास्ट पर्वत का उदाहरण। अगला प्रश्न है, जब तीव्र दबाव के कारण बलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर एवं क्षैतिज अवस्था में आ जाती हैं, तो इसको क्या कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि मान लेते हैं कि इधर से प्रेशर लग रहा है और इधर से प्रेशर लग रहा है और बीच में कोई स्थलखंड है, तो यह स्थलखंड क्या होगा, इसमें इस प्रकार से बलन के कारण यह पार्ट ऊपर उठ जाता है। तो इसके चार रूप होते हैं। एक होता है कि दोनों तरफ का एंगल सेम होता है, तो उसको हम कहते हैं समनति बलन, और एक तरफ का अगर होता है तो एकनति बलन होता है। और उसी में यह जो स्ट्रक्चर है, यह स्ट्रक्चर अगर इस प्रकार से लेट जाए, ऐसे हो जाए कि एक पार्ट दूसरे पार्ट के, क्योंकि प्रेशर ऐसा लग जाए कि इधर का मान लेते हैं बल ज़्यादा लग गया और इधर का बल ऐसे लग गया, तो फिर ये संरचनाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं और क्षैतिज हो जाती हैं। तो यह जो संरचना बनती है बलन के द्वारा, इसी को हम कहते हैं क्या, परिबलन, या इसी को कहते हैं शयन बलन। क्या कहते हैं, परिबलन या शयन बलन कहते हैं। यह तब होता है जब एक तरफ का बल काफी ज्यादा हो जाता है और दूसरे तरफ का बल काफी कम हो जाता है, तो शयन बलन की प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। अगर दोनों तरफ के बल इक्विवेलेंट होते हैं तो वहां पर समनति बलन होता है, मतलब दोनों तरफ के जो भुजाएं हैं ये एक समान होती हैं। और इसी तरह एक नति बलन होता है कि एक तरफ का बल तुलनात्मक तौर पर थोड़ा ज़्यादा और दूसरे तरफ का तुलनात्मक तौर पर थोड़ा कम होता है, तो एक नति बलन होता है। इसी प्रकार अगला भी प्रश्न लिखा है, यदि किसी वलय में दोनों किनारे समानांतर होने के साथ एक दूसरे के क्षैतिज भी हों, तो यह किस प्रकार के बलन। अर्थात जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसी का बस केवल रूप बदला है, प्रश्न ही है, इसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हैं ना कि दोनों भुजाएं क्या है, समानांतर हैं और साथ में क्षैतिज हैं। इसका तात्पर्य है कि यह भी शयन बलन का ही प्रभाव है, या इसी को हम कहते हैं परिबलन। तो यह भी आंसर हो जाएगा शयन बलन या श्यान बलन। अगला प्रश्न लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर इनका मिलान करना है। सबसे पहला लिखा है सामान्य भ्रंश। सामान्य भ्रंश का ये तात्पर्य होता है कि जब भ्रंश होता है तो भ्रंश के परिणाम स्वरूप, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर भ्रंश हुआ, तो भ्रंश के परिणाम स्वरूप एक भाग जब इधर चला जाए और एक भाग इधर चला जाए, तो इसको कहते हैं सामान्य भ्रंश। क्या कहते हैं, सामान्य भ्रंश। अर्थात दोनों शैल खंडों का विपरीत दिशाओं में जो विस्थापन होता है, इसी को कहते हैं सामान्य भ्रंश।
तो इसका मिलान पहले से हो जाता है। इसी प्रकार अगर उत्क्रम भ्रंश की हम बात करें तो उत्क्रम का तात्पर्य होता है कि भ्रंश की तरफ अर्थात दोनों इस तरफ एक ही तरफ दोनों बल आने लगे, इसको कहते हैं उत्क्रम भ्रंश। क्या कहते हैं? उत्क्रम भ्रंश। तो यहां पर लिखा है दोनों शैल खंडों का एक दूसरे की ओर संचलन। तो जब एक दूसरे की ओर संचलन होने लगता है तो उसको कहते हैं उत्क्रम भ्रंश। इसी प्रकार जो पार्श्व भ्रंश है यह होता है भ्रंश तल के सहारे सारे शैल खंडों का क्षैतिज जो विस्थापन होता है उसको कहते हैं पार्श्व भ्रंश। और इसी प्रकार जो स्टेज भ्रंश होता है, तो जब भ्रंश श्रृंखलाओं का ढलान उसी दिशा में हो तो उससे बनता है स्टेज भ्रंश। अर्थात सब के सब यहाँ पर सही सुमेलित हैं, अर्थात इनका मिलान 1 2 3 4 होगा। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न लिखा है कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है। यहां पर बताना कि कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है। इसका तात्पर्य है कि सभी अंतर्जनित हैं, सिर्फ एक ऐसा है कि जो अंतर्जात बल नहीं है। तो अंतर्जात बल में कौन नहीं आता है? तो आपका अपर्दन नहीं आता है। बाकी तनाव, भ्रंशन, संपीड़न सब अंतर्जात बल के ही परिणाम होते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो बल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अंतर्जात बल और एक होता है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल के अंतर्गत ही अनाच्छादन अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं। और अंतर्जात बल के भी कई परिणाम होते हैं। एक उसमें होता है महादेशजनक बल, अर्थात हम कह सकते हैं एक वर्टिकल मूवमेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। वर्टिकल मूवमेंट को ही हम कहते हैं महादेशजनक बल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को ही कहते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। तो वहां पर भी हम कह सकते हैं महादेशजनक में भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है तीव्र गति का संचलन, एक होता है मंद गति का संचलन। तो इन आधारों पर बलों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसके विषय में हम लोग एक अलग से एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अगला जो प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भ्रंश द्वारा नहीं बनता है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर जितने स्थल रूप दिए गए हैं सब भ्रंश से ही बनते हैं, सिर्फ एक ऐसा स्थल रूप है जो भ्रंश से नहीं बना है और उसी का चयन करना है। जैसे ग्रॉबेन घाटी, तो ग्रॉबेन घाटी भ्रंश के ही परिणाम स्वरूप बनती है। जब किसी भी कह सकते हैं भ्रंश के द्वारा दो तरफ घाटियां बन जाए और बीच में पर्वत रूपी संरचना बन जाए तो बीच के पर्वत को हम हास्ट पर्वत कहते हैं और घाटियों को ग्राबन घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी भी एक भ्रंश द्वारा ही निर्मित संरचना है। लेकिन जो नापे है, नापे ध्यान रखिएगा यह बलन की प्रक्रिया से बनने वाली संरचना है। अभी हमने कहा कि जब दोनों तरफ के बल एक समान होते हैं तो वहां पर समनति बलन होता है और एक तरफ का बल कम एक तरफ का ज्यादा तो एकनति बलन होता है। और जब एक तरफ का बल काफी ज्यादा हो जाता है तो वहां पर कह सकते हैं परिबलन की संरचना बनती है। और जब बल इतना ज्यादा हो जाए कि यह खंड ही टूटकर अलग हो जाए तो उसको नापे कहते हैं। तो नापे बलन का पार्ट है, ना कि भ्रंश का पार्ट है। तो इस आधार पर कह सकते हैं हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला लिखा है भूसन्नतियों के किनारे पर निर्मित जो समानांतर सीमांत श्रेणियां होती हैं इसको क्या कहते हैं। तो कोबर महोदय ने इसको रेंट केटन कहा है। क्या कहा है? रेंट केटन कहा है। और जो अग्रभाग होते हैं उसको इन्होंने क्रेटोजन कहा है और जो मिड मास होता है उसको इन्होंने कहा है श्वासेनबर्ग कहा है। तो इस आधार पर आपको ध्यान में रखना है। बाकी हॉस्ट पर्वत ये एक ब्लैक माउंटेन है। अग्रदेश का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं फोरलैंड या क्रेटोजन, तो अग्रदेश उसी को कहते हैं जो क्रेटोजन आपका है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर जो होगा वह हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है निम्नलिखित पर्वतों में से किसका निर्माण एक महासागरीय और एक महादेशीय पट्टिकाओं के अभिसरण से हुआ है। इसका तात्पर्य है कि एक तरफ महासागरीय प्लेट है और एक तरफ महाद्वीपीय प्लेट है और एक तरफ महासागरीय प्लेट है। इनका मिलन जब होता है तो वहां पर कौन सी संरचना बनी है। तो वैसे ये जो स्ट्रक्चर है कि एक तरफ महासागर हो और एक तरफ महाद्वीप हो, यह केवल इसी भाग में देखने को मिलता है। अभिसरण का जो एक किनारा है यहाँ पर एक तरफ देखिए इधर महाद्वीप है तो इधर महासागर, यहाँ पर भी देखिए यहाँ महाद्वीप है तो यहाँ महासागर। देश अगर हम यहाँ की बात करें जो इंडियन के पास का है, ये वाला जो किनारा है यहाँ पर इधर भी महाद्वीप है इधर भी महाद्वीप है। और एक अभिसरण जो इधर होता है तो यहाँ पे जो अभिसरण है यहाँ पर भी देखिए दोनों तरफ इधर महासागर है तो इधर भी महासागर है। तो यहाँ का दोनों किनारा महासागरीय है। तो सिर्फ महाद्वीपीय और महासागरीय किनारा आपका यहीं पर मिलता है, अर्थात उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर मिलता है। तो यहाँ पर जो संरचना बनी है यहाँ पर एंडीज बनी है और रॉकीज बनी है। क्या बनी है? एंडीज और रॉकीज। रॉकीज उत्तर में है मतलब उत्तरी अमेरिका में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका में है। तो यहाँ पर चूंकि विकल्प के अनुसार जवाब देना है कि कौन सी संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है, तो यूराल यहाँ पर तो है नहीं, यूराल यहाँ पर है तो यूराल का यहाँ से कोई संबंध नहीं है। फिर एंडीज, तो एंडीज यहाँ पर है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आल्प्स पर्वत की बात करते हैं तो आल्प्स पर्वत यहाँ पर है, इसका भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं। अपलेशियन आपका यहाँ पर मिलता है।
तो इस आधार पर हम कह सकते हैं हमारा प्रॉपर जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है। वैसे देखा जाए अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार और एनसीईआरटी के अनुसार 7 बड़ी प्लेटें हैं और अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार 6 छोटी प्लेटें हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार 20 छोटी प्लेटें हैं। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा। अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के अनुसार 7 बड़ी और 6 छोटी प्लेटें हैं, जबकि एनसीईआरटी के अनुसार 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटें हैं। तो इन 7 बड़ी प्लेटों में जो प्लेटें हैं, इसमें अगर आप देखिए यहाँ पर, तो एक आपकी उत्तरी अमेरिका की प्लेट है, एक ये हो गई। दूसरी आपकी दक्षिण अमेरिका की प्लेट है। तीसरी आपकी यूरेशिया है। चौथी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलिया है। पांचवी आपकी अफ्रीका है। छठी आपकी जो प्रशांत महासागर वाली है। और सातवीं जो है यह नीचे वाली जो इसको कहते हैं अंटार्कटिका की प्लेट। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका की प्लेट। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं टोटल जो प्लेट है, यह टोटल प्लेट कितनी है? 7 है और बड़ी प्लेटें हैं। तो इसी आधार पर यहाँ पर प्रश्न है कि बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है, वो है प्रशांत महासागर। शेष चाहे नजका प्लेट हो, चाहे कोकस प्लेट हो, चाहे फिलीपींस प्लेट हो, ये सब प्लेटें छोटी हैं। कैसी हैं? छोटी हैं। अगला प्रश्न लिखा है अत्यधिक बलन के परिणाम स्वरूप होता है। तो जब अत्यधिक बलन हो जाता है तो इसका तात्पर्य होता है कि वह भूखंड अलग हो जाता है, जिसको कहते हैं नापे। क्या कहते हैं? नापे। अत्यधिक बलन के परिणाम स्वरूप ही जो बीच का कह सकते हैं भाग होता है, वह बीच का भाग उस मूल संरचना से टूट करके अलग हो जाता है, जिसको हम लोग नापे कहते हैं। क्या कहते हैं? नापे कहते हैं। तो इस आधार पर आंसर होगा बी। अगला प्रश्न लिखा है विवर्तनकीय बल के कारण, अर्थात जो प्लेट विवर्तनकीय की प्रक्रिया है उसके बल के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस लक्षण का निर्माण होता है। तो क्या हैंगिंग बैली जो है यह विवर्तनकीय की घटना है? नहीं। तो हैंगिंग बैली जो है यह एक प्रकार से हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाली संरचना है, तो यह तो होगा ही नहीं। फिर लिखा है अंध बैली। तो अंध बैली कास्ट बैली क्षेत्र में होता है, जहां पर चूना प्रभावित क्षेत्र होता है। रिफ्ट बैली, हाँ, रिफ्ट बैली का संबंध प्लेट विवर्तनकीय से है, यह आपको स्पष्ट रखना है। बाकी जो यू आकार वाली घाटी है, यह आपकी कह सकते हैं नदियों का जो फ्लूवियल प्रोसेस होता है, जलीय प्रक्रम होता है, वहां पर आपको यू आकार की घाटी देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जो प्लेट विवर्तनकीय का संबंध है उसका संबंध रिफ्ट वैली से है। शेष जो संरचनाएं हैं अलग अलग लैंडफॉर्म है, जिसकी चर्चा हम लोग कालक्रम में करते रहेंगे। अगला प्रश्न लिखा है, यहाँ पर कथन है और कारण है, बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। जैसे कथन लिखा है पट्टिका उपांत अर्थात प्लेट मार्जिन और ज्वालामुखी क्षेत्र स्पष्ट रूप से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो ये सही है। जहां जहां पर प्लेट मार्जिन है वहां पर ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे वह हम कह सकते हैं अभिसारी प्लेट मार्जिन हो, चाहे अपसारी प्लेट मार्जिन हो, दोनों मार्जिनों पर ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। तो एक प्रकार से ज्वालामुखी का क्षेत्र और पट्टिका जो प्लेट मार्जिन है, दोनों का आपस में रिलेशन है। तो इस आधार पर यह तो सही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा जो लिखा है, अगर इसके विषय में हम बात करें तो लिखा है अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र अभिसरण पट्टिका सीमाओं पर अवस्थित होते हैं। तो जो मैक्सिमम ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती हैं, हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि अधिकांश जो ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं होती हैं वह अभिसारी प्लेट किनारे पर ही होती हैं। इस आधार पर यह भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। और एक आधार पर अगर देखा जाए तो कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है और आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला प्रश्न लिखा है भ्रंशन। क्या लिखा है? भ्रंशन अर्थात यहाँ पर जो संरचनाएं लिखी हैं कि इन क्षेत्रों में किस कारण से भूकंप आया है, तो इसका आंसर देना। जैसे भ्रंशन, तो आपको पता है कि जो कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, कैलिफोर्निया के क्षेत्र में ही हम कह सकते हैं भ्रंशन की प्रक्रिया हुई है। और भ्रंशन की प्रक्रिया से ही वहाँ पर आपका ब्लैक माउंटेन है, सियरा नेवादा, आप देखे भी हैं। तो सियरा नेवादा जो भ्रंशन की प्रक्रिया से ही बनने वाली संरचना है। तो यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वह भ्रंशन की प्रक्रिया से ही आते हैं। किस प्रक्रिया से आते हैं? भ्रंशन की प्रक्रिया से ही आते हैं। अर्थात यहाँ पर आप देखें अगर विकल्प को, तो केवल डी ही विकल्प मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसी का देखिए मिलान आपको मिल रहा है। बाकी अगर हम बात करें ज्वालामुखी, तो जो क्राकाटोआ भूकंप है, कह सकते हैं इंडोनेशिया वाला पार्ट, यहाँ पर ज्वालामुखी की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भूकंप आए हैं। फिर जो लिखा है द्रव स्थितिकीय दबाव का, तो द्रव स्थितिकीय दबाव के परिणाम स्वरूप जो यूनान है चीन का, यहाँ पर भूकंप आया है अतीत में। इसी प्रकार जो प्लेट का खिसकना है, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय गुजरात के क्षेत्र में भूकंप आया है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न लिखा है भू अभिनत का समग्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो भू अभिनत का जो समग्र सिद्धांत है, यह जो प्रस्तुत करने का काम किए हैं तो ई हाग महोदय ने किया। किसने किया है? ई हाग महोदय ने। लेकिन जो प्रारंभिक कह सकते हैं इस पर विचार दिया था
तो हॉल और दाना ने दिया था। किसने दिया था? हॉल और दाना ने प्रारंभिक विचार दिया था, लेकिन इसका समग्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ई हाग महोदय ने दिया है। और इसी के आधार पर कह सकते हैं ओरोजनी का जो सिद्धांत है वह कोबर महोदय ने दिया है। किसने दिया है? कोबर महोदय ने दिया है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन की संकल्पना को विस्तारित एवं विकसित किया है? तो प्लेट विवर्तन के विषय में पूछ रहा है कि प्लेट विवर्तन की से किन कह सकते हैं भूगोलविद्ताओं का संबंध है। तो टूजो विल्सन का भी संबंध प्लेट विवर्तन की से है, क्योंकि इन्होंने ही प्लेट विवर्तन की शब्द को प्रतिपादित किया है। आरएल पार्कर महोदय का भी संबंध है और डीपी मैकेंजी महोदय का भी संबंध प्लेट विवर्तन की से है। तो हम कह सकते हैं इन तीनों का संबंध प्लेट विवर्तन की सिद्धांत से है, अर्थात आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला लिखा है पंजशीर घाटी जो है कहां पर स्थित है? तो अफगानिस्तान में है। कहां पर? टू द पॉइंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आप इसको याद करिए, कोई यहां पर समस्या नहीं है। तो पंजशीर घाटी कहां पर है? तो अफगानिस्तान में है। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखा है कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास जो भ्रंश है, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोग वहां पर देखते हैं कि एक ब्लैक माउंटेन मिलता है, और उस ब्लैक माउंटेन का जो नाम है वहां पर सियरा नेवादा है। तो कह सकते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग अभी देखे थे अतीत में कि कैलिफोर्निया में भूकंप भी आते हैं। कैलिफोर्निया में जो भूकंप आते थे वो भ्रंशन की प्रक्रिया से ही आते हैं, और सैन एंड्रियास भ्रंश भी एक कह सकते हैं, या जिसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, यह कैसा है? समानांतर प्लेट मार्जिन है। कैसा है? समानांतर प्लेट मार्जिन है। तो यह किस दिशा में मूव कर रहा है, अर्थात इसका मूवमेंट किधर है, इसके विषय में पूछ रहा है। तो दक्षिणावर्त गति के साथ रूपांतरित सीमा है। रूपांतरित सीमा का ही तात्पर्य होता है ट्रांसफार्म सीमा। यह संरक्षित सीमा है या समानांतर सीमा है, इसी को शियर सीमा का भी नाम देते हैं। लेकिन इसका मूवमेंट जो है वो किधर है? दक्षिणावर्त है। कैसा है? दक्षिणावर्त है, अर्थात ये दक्षिण की तरफ गतिमान है। अगला लिखा है भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। तो वैसे भारत में जो अरावली पर्वत का निर्माण है, अगर इसके विषय में हम चर्चा करें तो सीधा कह सकते हैं कैलिडोनियन कालीन का है। कब का है? कैलिडोनियन कालीन का है। और कैलिडोनियन का संबंध किससे है? तो हमने कल के ही एपिसोड में डिस्कस किया था कि जो आर्कियन युगीन संरचनाएं हैं यह कब की है? प्री कैम्बियन है या अजोइक कालखंड की हैं। जो कैलिडोनियन है यह आप कह सकते हैं पैलियोजोइक कालखंड का, जो अगर क्रम से देखें तो वहां पर कैम्ब्रियन है, आर्डोवेशियन, सिलरियन। तो जो सिलरियन कालखंड था उस कालखंड की संरचना का नाम है कैलिडोनियन। और जो दूसरी ओरिजनी हुई थी उसी पैलियोजोइक कालखंड में, वह आप जब और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर मिलता है पर्मियन कालखंड। और पर्मियन कालखंड की जो संरचना है वो होती हर्षेनियन। क्या होती? हर्षेनियन। कल के एपिसोड में हम लोग डिस्कस किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसी कैलिडोनियन काल की जो संरचना है वह भारत का अरावली है। क्या है? भारत का अरावली है। अगला लिखा है जब प्रतिकूल दिशा में अंतर्जात बल क्षैतिजीय रूप से कार्य करते हैं, यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्स की बात कर रहा है, और क्षैतिज रूप से काम करते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि बल जो है दो प्रकार से मूव करते हैं, या तो इनका वर्टिकल मूवमेंट होता है या तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है इसमें भी दो बल होते हैं, एक होता है तनाव जनित और एक होता है संपीड़न जनित। कंप्रेशनल फोर्स होता है और एक आपका टेंशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पर लिखा है जिसके कारण दबाव और तनाव, अर्थात कंप्रेशनल और कह सकते हैं टेंशनल, दो प्रकार के फोर्स होते हैं इस हॉरिजॉन्टल में। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक संबलन की प्रक्रिया होती है। अर्थात अगर हम दबाव में ही बात करें तो दबाव के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है संबलन और एक होता है बलन। और तनाव की अगर बात करें तो यहाँ पर होता है भ्रंशन। क्या होता है? भ्रंशन। तो तनाव के परिणाम स्वरूप भ्रंशन, भ्रंश घाटी, ब्लैक माउंटेन, ग्रेबन घाटी, हास्ट पर्वत की संरचना बनती है। लेकिन दबाव में भी दो पार्ट होता है, एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं समवलन और एक होता है जिसको कहते हैं बलन। तो समवलन का जो पार्ट है, यह जो समवलन है ये समवलन इसी का पार्ट है, और एक पार्ट है जिसको कहते हैं बलन। तो बलन और समबलन इसी के पार्ट है, और वैसे तनाव भी इसी के परिणाम स्वरूप है। लेकिन यहाँ पर आगे क्या लिखा है? और परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति बनती है। तो जो गुंबदाकार आकृति बनती है, तो जब बल लगता है, क्या दोनों तरफ मान लेते, इधर से भी बल लग गया, इधर से बल लग गया, तो यहाँ का जो बीच का खंड है ये ऊपर उठ जाता है, इसको कहते हैं समवलन। लेकिन तब होता है समवलन जब बीच का एक खंड कैसा हो? दृढ़ हो। दृढ़ भूखंड अगर है और दोनों तरफ से बल लग रहा है, यह गुंबदाकार आकृति का रूप धारण करता है, और यह समवलन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? समवलन का। और बलन का तात्पर्य है कि जब दो तरफ से बल लग रहे हैं और बीच की संरचना कोमल है तो वहां पर बलित पर्वत बनते हैं। क्या बनते हैं? बलित पर्वत। तो दो बलन की प्रक्रिया से बलित पर्वत बनते हैं, और समबलन की प्रक्रिया से यहां पर हम क्या कहते हैं? गुंबदाकार आकृति का रूप धारण होता है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। बाकी
चाहे आप यहाँ पर वलीकरण की बात करें तो वलीकरण का तात्पर्य ये है जिससे फोल्डिंग माउंटेन बनता है। दरारीकरण का जो संबंध या तनाव मूलक बल से है। भ्रंशीकरण का तात्पर्य भी इसी तनाव मूलक से है। लेकिन जो गुंबदाकार आकृति है इसका संबंध किससे है, तो संवलन की प्रक्रिया से है। इसी प्रकार अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर गांठ से नहीं निकली है। तो पामीर गांठ से जो निकलने वाली संरचनाएं हैं अगर उसके विषय में चर्चा की जाए तो हिंदुकुश जो पर्वत है, आप देखिएगा इधर हिंदुकुश पर्वत है और हिंदुकुश जो है इसी कह सकते हैं पामीर की गांठ से निकलता है। ये देखिए पामीर की गांठ है। यहाँ से एक तरफ जो पामीर की गांठ से निकलता है अफगानिस्तान में, उसका नाम हिंदुकुश है। और यहीं से एक संरचना जो निकलती है कह सकते हैं चीन में जाती है, उसका नाम कुनलुन है। यहाँ देखिए कुनलुन है। और यहीं से एक संरचना निकलती है जो हिमालय है, इधर वाली है। और यहाँ पर जो खिंगन लिखा है तो खिंगन इसका पार्ट नहीं, खिंगन आपको यहाँ पर मिलेगा, एकदम लास्ट में मिलेगा। तो कह सकते हैं खिंगन इसका पार्ट नहीं है। तेज अगर हम हिंदुकुश की बात करें जो अफगानिस्तान में है, या सुलेमान की बात करें जो पाकिस्तान में है, या कुनलुन की बात करें कि जो चाइना में है, हिमालय की बात करें जो भारत के सेंस में है, और तियानसान की बात करें तो ये भी चाइना में है। तो ये सब संरचनाएं इसी पामीर की गांठ से ही निकलती हैं। लेकिन खिंगिन जो है यह कह सकते हैं चाइना के सुदूर उत्तर पूर्व में है, जिसका कहीं से भी संबंध हम कह सकते हैं इस पामीर की गांठ से नहीं है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न यहां पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। अर्थात यहां पर एक युग्म सुमेलित है और बाकी सभी युग्म यहां पर गलत हैं। बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है। लिखा है ब्लैक फॉरेस्ट, पेनाइन, सियरा नेवादा और वासेस। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, ये सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देश की विषय अगर हम बात करें तो यह सही है और यही हमारा आंसर होगा। अगर हम पेनाइन्स की बात करें तो यह फ्रांस में नहीं बल्कि कहाँ है, यूके में है। सियरा नेवादा की बात करें तो आपको कई बार डिस्कस हो चुका है, ये कैलिफोर्निया में है। अगर वासजेस की बात करें तो वासजेस इटली में नहीं बल्कि कहाँ है, फ्रांस में है। तो आप इसको एक मैप के माध्यम से हम यहाँ पर डिस्कस कर देते हैं कि आप देखिए यहाँ पर आपको फ्रांस मिलता है, तो यह फ्रांस का टेरिटरी है और इधर जर्मनी है। क्या है, जर्मनी है। और यहीं देखिए ये राइन नदी है। क्या है, ये राइन नदी है, ये राइन नदी है। तो कह सकते हैं राइन नदी की एक तरफ, इस तरफ जो है इधर जो पर्वत इसका नाम वासजेस है और इस तरफ जो पर्वत इसका नाम ब्लैक फॉरेस्ट है। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर देखिए वासजेस है, ये है, और एक तरफ है ब्लैक फॉरेस्ट। तो वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट के मध्य में ही राइन नदी है, जो कह सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज का सबसे व्यस्ततम रूट है। तो वासजेस तो आपका है फ्रांस में और ब्लैक जो फॉरेस्ट है ये कहाँ है, जर्मनी में है। और अगर हम बात करें कि जो पेनाइन की बात कर रहे थे तो पेनाइन आप देखिए यहाँ पर है, जो कहाँ पर है, यूके में है। कहाँ पर है, यूके में है। तो पेनाइन यूके की संरचना है। और इसी आधार पर आप यहाँ पर एक और देखिए लिखा जो सियरा नेवादा। तो सियरा नेवादा तो आप कई बार देख चुके हैं, कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में है। तो वासजेस जो यहाँ पर लिखा इटली में, या इटली में नहीं बल्कि कहाँ है, फ्रांस में है। और पेनाइन्स कहाँ, यूके में है। तो आप इन तथ्यों को ध्यान रखिए, मैप को ध्यान रखिए कि जिससे प्रश्न बनाने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है, कथन है और कारण है, बताना है कि कौन सा इसमें सही है। नवीन बलित पर्वतों को टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है। तो जो टर्शरी कालखंड की संरचनाएं हैं, अर्थात जो लेटेस्ट ओरिजनी है जिसको अल्पाइन कालखंड कहते हैं, तो इस कालखंड की जो संरचना है ये नवीन है। कैसी है, नवीन है। तो यह आपका आंसर सही है, मतलब कथन सही है। कारण की अगर बात करें तो इनका निर्माण मुख्यतः रचनात्मक प्लेट किनारों के सहारे हुआ है। तो क्या लगता है, रचनात्मक प्लेट किनारा है कि विनाशात्मक प्लेट किनारा है। तो यह विनाशात्मक प्लेट किनारा है, ना कि रचनात्मक प्लेट किनारा है। क्योंकि जहां पर भी नवबलित पर्वत बनते हैं यह अभिसारी किनारा है। कैसा किनारा है, अभिसारी। और अभिसारी किनारे को हम कहते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। और अभिसरण के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जो भारी प्लेट होती है वह सबडक्ट करती है और सबडक्शन के परिणाम स्वरूप उसका विनाश होता है। तो इसलिए उसको कहते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा, ना कि रचनात्मक प्लेट किनारा। तो यहाँ पर कथन तो सही है लेकिन कारण हमारा गलत है। तो इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला इसी प्रकार से लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अर्थात सभी सुमेलित हैं, सिर्फ एक सुमेलित नहीं है, और जो सुमेलित नहीं है उसी का चयन करना है और उसी को बताना है। तो कोबर महोदय ने ही ओरोजनी की जो थ्योरी का प्रतिपादन किया है, उसी दौरान इन्होंने क्रेटोजन, रैंडकेटन या सेसनबर्ग ये सब नाम दिए हैं। लेकिन जो डॉली महोदय हैं इनका भी आवर मोबाइल अर्थ या पुस्तक है, इनके द्वारा ही दिया गया है। विल्सन महोदय के द्वारा जो यूजो विल्सन है, जिसको कहते हैं टूजो विल्सन,
तो टूजो विल्सन का ही संबंध है प्लेट से, प्लेट शब्दावली यही दिए हैं। लेकिन होम्स का जो संबंध है यह तापीय चक्र का सिद्धांत नहीं है। तापीय चक्र का जो सिद्धांत है यह जेफ्रीज महोदय का है। किसका है? जेफ्रीज महोदय का है। अगर होम्स का बात करें तो होम्स का है संवहन तरंग का सिद्धांत। क्या है? संवहन तरंग का सिद्धांत होम्स का है, ना कि तापीय चक्र का सिद्धांत। तापीय चक्र का सिद्धांत किसका है? तो जेफ्रीज का है। और यही हमारा सही नहीं है, बाकी सब मिलान सही है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है आल्प्स पर्वत में मैटर हार्न एक उदाहरण है। तो आल्प्स पर्वत में जो मैटर हार्न है एक किस प्रकार का उदाहरण है, इसके विषय में प्रश्न पूछा है। तो आपको सीधा सीधा यहां पर जवाब देना है। यह जो आंसर है पिरामिड है। क्या है? पिरामिड शिखर का उदाहरण है। तो आल्प्स पर्वत जो आप देखे हैं कहां पर है? तो यूरोपियन कंट्रीज में है। यहाँ पर इटली है, इटली के ऊपर ही आपको मिलता है। तो कह सकते हैं यह पिरामिड शिखर का एक उदाहरण है, आल्प्स पर्वत में जो विद्यमान मैटर्न हार्न है। इसी प्रकार अगला प्रश्न लिखा है, आपको मिलान करना है कि आल्प्स पर्वत किस प्रकार का संरचना है, वासजेस पर्वत किस प्रकार की संरचना है, विंध्यन पर्वत किस प्रकार की संरचना है और फ्यूजियामा किस प्रकार की संरचना है। तो चाहे आल्प्स हो, चाहे एटलस हो, चाहे एंडीज, रॉकीज या हिमालय, ये सब जो संरचनाएं हैं यह बलित संरचनाएं हैं। कैसी हैं? बलित पर्वत हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो वासजेस है यह एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा है? ब्लॉक पर्वत है, अर्थात भ्रंशोत्थ है। और इसी प्रकार अगर हम विंध्याचल की बात करें तो विंध्याचल आपका अवशिष्ट पर्वत है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन जो फ्यूजियामा है, यह फ्यूजियामा कैसा है? तो ज्वालामुखी पर्वत है। और इस आधार पर अपने हम अगर आंसर का चयन करें तो हमारा आंसर जो मिल जाएगा ये हो जाएगा 3142, 3142, 3142, अर्थात ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न यहां पर लिखा है प्लेट विवर्तन का जो सिद्धांत है यह सागर नितल प्रसरण के साक्ष्य पर आधारित है। तो ये सही है, क्योंकि कालक्रम में किस प्रकार से प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत आया है इसके विषय में हमने पहले ही डिस्कस कर चुका है कि सबसे पहले अगर देखा जाए तो यह बी बेकन महोदय हैं, स्नाइडर महोदय हैं, या बी टेलर महोदय हैं, वेगनर महोदय हैं। वेगनर महोदय को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए सागर नितल का प्रसरण सिद्धांत आता है, फिर भूचुंबकत्व का सिद्धांत आता है, और फिर जाके अंत में प्लेट विवर्तन की का सिद्धांत आता है। तो कह सकते हैं सागर नितल जो प्रसरण का सिद्धांत है जिसको हैरी हस महोदय ने प्रतिपादित किया है, यह कहीं ना कहीं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का परिमार्जन करता है या इसको एक आधार प्रदान करता है। और इसी आधार पर हम हैरी हस महोदय को प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक करता मानते हैं। तो इस आधार पर हमारा कथन तो सही है, लेकिन कारण को चेक करते हैं। कारण यहाँ पर लिखा है सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का सर्वप्रथम प्रतिपादन लिपोचोन महोदय ने किया है। तो यह गलत है। यह किसने किया है? तो हैरी हस महोदय ने किया है, ना कि लिपोचोन महोदय। तो इस आधार पर यह गलत है और इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए सही है, परंतु कारण गलत है और सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है जो अपसारी प्लेट किनारा होता है यहाँ सागर नितल का प्रसरण होता है। तो अपसारी का ही तात्पर्य होता है रचनात्मक प्लेट किनारा, अर्थात प्लेट एक जब यहाँ पर भ्रंश होता है तो प्लेट ऐसे आगे बढ़ती है और यह जो क्षेत्र होता है यह सागर नितल होता है। तो इसके परिणाम स्वरूप सागर नितल में क्या होता है? प्रसार होता है। तो यह सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जो कारण लिखा है रचनात्मक प्लेट किनारों द्वारा भ्रंश का निर्माण होता है, तो यह भी आपको स्पष्ट रखना होगा कि जब भ्रंश बनता है तो भ्रंश से दोनों भाग तो दूर जाते हैं और यहाँ पर कटक बनते हैं। क्या बनते हैं? कटक बनते हैं। तो दोनों तरफ कटक बनते हैं और कटक के शीर्ष पर आपकी भ्रंश घाटी यहाँ बनती है। यहाँ बीच में क्या बनेगी? यहाँ पर भ्रंश घाटी बनती है। तो इस आधार पर कह सकते हैं रचनात्मक जो प्लेट किनारा होता है जिसके दोनों तरफ कटक होते हैं और कटक के शीर्ष पर भ्रंश घाटी होती है। तो यह भी तथ्य सही है, अर्थात कथन भी सही है, कारण भी सही है। और अगर आप बात करें कि क्या कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कारण का कथन से कोई खास कह सकते हैं संबंध नहीं है। तो इस आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न लिखा है मिलान करना है कि भ्रंशोत्थ पर्वत कौन सा है, बलित पर्वत कौन सा है, अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। और ये सब जो यहाँ पर ऑप्शन है सब भारत के हैं। तो आपको यह तो स्पष्ट होगा कि बलित पर्वत हिमालय, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। जो ज्वालामुखी की संरचना है यह आपकी राजमहल की पहाड़ी है। राजमहल पे ही आपको मिलता है आपका डालमा हिल। डालमा हिल भारत का एकमात्र मुख्य भूमि का मृत ज्वालामुखी संरचना है। और इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि भ्रंशोत्थ, तो जो हमारी सह्याद्री की पहाड़ियां हैं जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट पूरी तरीके से यह एक ब्लॉक माउंटेन है। क्या है? ब्लॉक माउंटेन है। और जो नीलगिरी है यह एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह एक अवशिष्ट संरचना है। और इस आधार पर अगर हम मिलान करें तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 2143। क्या हो जाएगा? 2143। और यहाँ पर आपका विकल्प हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी।
अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता जो सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है। यहां पर प्रश्न पूछा है तो यह जो सिद्धांत दिया गया यह जॉली महोदय के द्वारा दिया गया है। बाकी अगर हम बात करें डैली महोदय ने, तो डैली महोदय ने महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या किए हैं। होम्स महोदय ने भी पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत दिया है वह है संवहन तरंग का सिद्धांत। और कोबर महोदय ने जो दिया है वह है ओरोजनी का सिद्धांत। तो कह सकते हैं इन सबका संबंध पर्वतों की उत्पत्ति से ही है, लेकिन जॉली महोदय का जो संबंध है वह रेडियोधर्मिता के सिद्धांत से संबंध रखता है, और आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है यहां पर, मिलान करना है कि जो डाबर है ये क्या है, हडसन मोहाक क्या है, किलिमंजारो क्या है, बोलिविया का पठार। तो आप इसमें से कुछ के विषय में जानते होंगे, कुछ के विषय में नहीं जानते होंगे। जैसे हडसन मोहाक क्या है, एक नदी घाटी है। इसी प्रकार किलिमंजारो एक पर्वत है। इसी प्रकार बोलिविया क्या है, एक पठार है। तो जो बच गया उसको मिला दो डाबर से, ये हो गया क्या, भृगु या क्लिफ। और इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, आप आंसर देख सकते हैं, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, अधिकतर जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें होती हैं कहां से उत्पन्न होती हैं। वैसे चाहे पर्वत निर्माणकारी हलचलें हों, चाहे ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं हों, या प्लेटों का जो विस्थापन होता है, इन सब के लिए जो उत्तरदायी सबसे प्रमुख कारण है वह एस्थेनोस्फीयर है। क्या है, एस्थेनोस्फीयर है, क्योंकि इसी एस्थेनोस्फीयर से लगातार जो कह सकते हैं संवहन धाराएं निकलती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्लेटों में गति उत्पन्न होती है, और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतों की उत्पत्ति भी होती है, और इसी के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं ज्वालामुखी की प्रक्रियाएं भी होती हैं। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। अगला प्रश्न लिखा है, यहां पर मिलान करना है, एक तरफ शब्दावली है और एक तरफ पर्वत निर्माण का सिद्धांत है। बताना है कि कौन का किसका संबंध है। जैसे पर्वत निर्माणक भूसन्नति का जो सिद्धांत है, तो पर्वत निर्माणक जो भूसन्नति का सिद्धांत जिसको कोबर महोदय ने दिया है, इसमें इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, तो क्रेटोजन शब्द का प्रयोग किया है। बाकी शब्द तो और भी हैं, क्रेटोजन है, ओरोजनी है, स्टासिनबर्ग है, रैंडकेटन है, ये सब इन्हीं के द्वारा दिया गया, कोबर महोदय के द्वारा। लेकिन यहाँ पर चूंकि विकल्प में एक ही मिल रहा है, तो एक ही के आधार पर हमको काम करना है। फिर जो लिखा है, अगर इस आधार पर आप आंसर की आप पुष्टि करें तो आंसर तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा ए वाला, क्योंकि यहाँ पर बाकी कुछ समझना ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको मिलान करना चाहें तो जो तापीय संकुचन का सिद्धांत यह तनावहीन स्तर के बारे में बताते हैं। जो रेडियो एक्टिविता का सिद्धांत यह किसके बारे में बताते हैं, तो सागरीय अतिक्रमण काल के बारे में बताते हैं। और जो महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत है या भूमध्य रेखीय गुंबद के विषय में चर्चा करते हैं। तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसे हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल पुनः हम लोग एक नए एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को खूब प्रमोट करिए कि जिससे बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों तक अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे मटेरियल के साथ उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।